हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा। सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। चलो गुड गुड। सो हमारा इम्पोर्टेंट जो हम क्वेश्चंस सोल्व कर रहे थे बेटा, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। बाकी के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक बार इसको पढ़ेंगे सब लोग। मनप्रीत कौर महिलाओं की गोला फेंक प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारण करना चाहती है, राइट, धारक है। उसका 18.86 मीटर का थ्रो 2017 में एशियन ग्रो प्री में हुआ था, जो किसी भारतीय महिला एथलीट द्वारा फेंके गए अब तक के सबसे अधिकतम थ्रो में से। उन्हें अपना आदर्श मानते हुए संजीता ने एक दिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का निश्चय किया। प्रारंभ में उसने थ्रो फेंका तो वो 7.56 मीटर तक पहुंचता है। विद्यालय की एथलीट होने के नाते वह प्रतिदिन सुबह और शाम नियमित अभ्यास करती थी बेटा, और प्रत्येक सप्ताह थ्रो की दूरी 9 सेंटीमीटर की वृद्धि करती है बेटा। एक सप्ताह में कितने की 9 सेंटीमीटर। इसको 9 सेंटीमीटर लिखना, इसको 9 सेंटीमीटर, हर बार 9 सेंटीमीटर एक सप्ताह। अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है बेटा, तो रेगुलर प्रैक्टिस में वो 9 सेंटीमीटर क्या कर रही है, थ्रो ज्यादा फेंक रही है। हर सप्ताह में अपना 9 सेंटीमीटर वो बढ़ा लेती है। अगर मैं उसको मीटर में करूं चेंज, तो मीटर में कितना हो जाएगा, वो 0.09 हो जाएगा बेटा। इतना मीटर वो हर सप्ताह में अपना बढ़ाती है। इज दिस क्लियर। ये हमारे पास क्या है, उस एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक केस है। इसके बेसिस के ऊपर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे दूसरा हमारे पास एक कुछ और भी दे रखा है। विशेष शिविर के दौरान जो 15 दिन के दौरान सजीता ने पहले 40 थ्रो किए और प्रत्येक दिन थ्रो की संख्या 12 से वृद्धि करती है, जिससे उन्हें यह उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की। बेटा वो उल्लेखनीय प्रगति कब प्राप्त कर रही है, वो 15 दिन के दौरे के ऊपर एक शिविर के अंदर गई, जिसमें पहले दिन उसने 40 थ्रो किए, दूसरे दिन वो 12 और करेगी एक्स्ट्रा, यानी कि दूसरे दिन 52 करेगी, उसके बाद कितने करेगी बेटा, 64 करेगी। ऐसे तरीके से वो 12 12 12 12 बढ़ाती जा रही है। इज दिस क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, दो प्रकार की सीरीज बनती है। एक तो जब वो थ्रो कर रही है तो उसका हर वीक से वो 9 सेंटीमीटर बढ़ाती जा रही है बेटा अपने थ्रो को, ठीक है। और वो थ्रो की प्रैक्टिस जो कर रही है, जैसे पहले दिन में वो 40 थ्रो फेंकती है, तो 15 दिनों तक उसने 12 12 12 करके बढ़ाया है। तो हमारे पास ऐसी दो सीरीज आपको देखने को मिलती है यहाँ। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो देख रहे हैं। सबसे पहले उसने बोला है शिविर में 11वें दिन संजीता ने कितने थ्रो फेंके। तो बेटा आपने पूछा है 11वें दिन कितने थ्रो फेंके। पहले दिन उसने कितने थ्रो फेंके हैं, 12 थ्रो। उसने 40 थ्रो फेंके बेटा, और हर बार वो 12 से बढ़ा रही है। तो यहाँ पे जो सीरीज लगेगी हमारी, पहले वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, पहले दिन उसने ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे, यानी कि पहले दिन थ्रो की संख्या, ये कितनी थी, 40। क्या चीज क्लियर हुई। अब वो डी कितना है बेटा, हर बार वो 12 से बढ़ाती जा रही है। आपसे बोला है 11वें दिन, 11वें दिन यानी कि आपको एन का 11वें दिन कितने थ्रो किए। तो 11वें दिन यानी कि बेटा आपसे A11 का वैल्यू पूछा है। ये हमारे पास समांतर श्रेणी में चल रहे हैं, हर बार वो 12 12 से बढ़ाती जा रही है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूं 11वें दिन के लिए अगर मैं निकालू, तो ये हो जाएगा बेटा A+11 - 1 इंटू N-1 इंटू डी हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा 11वां दिन, A11 जो होगा बेटा वो हो जाएगा A+10T। क्या चीज क्लियर है। यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। A का मान है 40 + 10 × 12, तो वो कितने थ्रो फेंकेगी बेटा 11वें दिन। 11वें दिन 40 + 120 160 थ्रो फेंकेगी बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। अगले वाले की बात कर लेते हैं बेटा। 6 सप्ताह में अंत में सजित्रा के थ्रो की दूरी कितनी हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरी वाली सीरीज के बारे में बताता हूँ। जो हमारे पहले वाली सीरीज था बेटा उसको देखो। अगर मैं वहां पे देखूं, देखो अगर सजित्रा की पहले अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले उसने पहले दिन कितना थ्रो फेंका था, तो 7.56 मीटर बेटा। यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे दे रखा है 7.56 मीटर का थ्रो फेंका था। यानी कि उसका जो पहला थ्रो है, पहला थ्रो यानी कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 7.56 मीटर।
और हर बार वो बढ़ा किससे रही है, वो हर बार 9 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है बेटा, तो यानी कि d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.09 मीटर। देखो मीटर में ही रखो इनको दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पे देख लो कि 6 वीक के बाद, उसने यही तो बोला है 6 सप्ताह के अंत में सचित्रा की थ्रो की दूरी कितनी होगी। तो 6 वीक के बाद, हर वीक में वो 0.09 बढ़ाती है बेटा, तो 6 वीक के बाद यानी कि आपको छठा टर्म पूछा है इसका an हमारे पास है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, और हमसे छठा टर्म पूछा है छठे सप्ते में वो कितना फेंकेगा, तो a प्लस ही हो जाएगा बेटा 5d। यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 7.56 प्लस 5 गुणा 0.09, ये आ जाएगा बेटा कितना 7.56 में हम जोड़ेंगे 9 5 45, तो 0.545। इसको ऐड करो, 6 और 5 होता है 11, 5 और 6 होता है बेटा हमारे 5 4 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, और 7 और 1 हो जाएगा बेटा 8। तो ये 8.01 मीटर हमारे पास ये आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? यानी कि 6 वीक के बाद उसका जो थ्रो हो जाएगा वो कितना जाएगा 8.01 मीटर का जाएगा बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। क्लियर बेटा, राइट और नॉट? अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी को देखते हैं। वह कितने सप्ताह में 11.16 मीटर की थ्रो की दूरी के बराबर वो फेंकने लग जाएगी बेटा। तो बेटा अगर 11.16 मीटर में कितने सप्ताह पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, आपको लास्ट टर्म दे रखा है, an का मान दे रखा है यहाँ पे, उसके अंदर देखो इसी का और है बेटा कि आपको बोला है an कितना है 11 हमारे पास कितना था, ये था 11.16 बेटा, और d हमारे पास था बेटा 0.09 मीटर में। हमसे पूछा है कि कितने सप्ताह के बाद, यानी कि n की वैल्यू पूछी है, तो यहां से मैं लगा सकता हूँ an इज इक्वल टू क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ से an दे रखा है हमें 11.16, a की वैल्यू कितनी थी बेटा, a का तो 7.56 था बेटा, वो तो थ्रो था ही थे हमारे पास ऑलरेडी, और ये हो जाएगा बेटा n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 0.09। क्या चीज क्लियर, 0.09। यहां से वैल्यू निकालो, ये 7.56 इधर जाके घटेगा, तो 11.16 में से 7.56 घटेगा, तो ये n माइनस 1 इंटू 0.09। यहाँ से देखो सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 6 जाएगा तो 0, ये 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और 10 में से जाएगा तो ये बचेगा 3, और इसके अंदर हम 0.09 से भाग दे देंगे, ये n माइनस 1 की वैल्यू है। यहाँ दशमलव से दशमलव हट जाएगा बेटा, क्योंकि ऊपर नीचे समान दशमलव है 2 अंकों के बाद। अब यहाँ से 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो ये जाएगा आपका कितना 40 बार, तो 40 की वैल्यू है n माइनस 1 के बराबर। तो n का मान कितना होगा बेटा, n का मान होगा 40 में ये एक उधर जाके जुड़ जाएगा तो 41, तो 41 सप्ताह के बाद, 41 सप्ताह के बाद उसका जो थ्रो होगा बेटा 11.16 मीटर हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? ये हमारे पास नेक्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मैं चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, क्या बोला है। 15 दिन में पूरे शिविर में संजीता ने कुल कितने थ्रो की, यानी कि 15 दिन का आपको क्या पूछ रहा है, टोटल थ्रो का पूछ रहा है बेटा, कुल योग, यानी कि सम पूछ रहा है। तो आपको दूसरे वाले सीरीज का आपसे क्या पूछा है, S15 पूछा है। हमारे पास उसका ए कितना था, ए था 40, पहले दिन में 40 थ्रो करती है वो, ठीक है, और हर बार कितने से बढ़ाती है बेटा, 12 से बढ़ाती है। और आपसे पूछा है एस कितने वीक के बारे में पूछा है बेटा, 12 वीक्स के बारे, कितने वीक्स थे हमारे पास, एक सेकेंड रुकना, 15 वीक, 15 थ्रो के बारे में पूछा है। 15 थ्रो के बाद कितना वो टोटल थ्रो फेंक देगी, राइट और नॉट। तो यहाँ पे एस एन के मतलब ये हमें निकालना है फॉर द 15, यानी कि एस एन नहीं निकालना है, S15 लिख सकते हैं आप कि 15 दिन में कुल कितने थ्रो फेंके उसने। तो S15 अगर मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा आपका a प्लस n, n है बेटा 15/2, तो n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a, 2 गुणा 40 प्लस n माइनस 1, n बेटा 15 में से 1 घटाएंगे, और d कितना था वो था हमारे पास 12, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 15/2, ये हो जाएगा बेटा 80 प्लस 14 का 12 में गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, और 14 एकम 14, 14 में जोड़ जोड़ेंगे तो बेटा 16,
यहाँ से आ जाएगा 15/2 गुणा 80 जोड़ेंगे तो इसमें, तो यह आ जाएगा बेटा 248। 16 और 8 आता है 24, तो 240 तो वहां से हो गया बेटा, और 8 और जोड़ेंगे तो 248। ठीक है, अब आ जाओ, 2 से मैं भाग देता हूँ, ये आ जाएगा 124। 124 को 15 से गुणा करेंगे, 15 थी 45, चौके 60, और 12 का 15 से गुणा करते हैं तो 180 आता है, 180 में 8 से गुणा करेंगे 186, तो ये आ जाएंगे 1860 थ्रू। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी, पहले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं आ रहा। जैसा नो एवरीवन, चलो अगर क्लियर है तो फिर आ जाओ नेक्स्ट। ये हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करो। कमला और उसके पति सीलमपुर नई दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। महामारी के दौरान उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उनके पास मेट्रो शहर में जीविका चलाने के लिए बहुत ही सीमित संसाधन थे। इसलिए उन्होंने अपने गृह नगर हिमाचल प्रदेश जाने का फैसला किया। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद उन्होंने खेतों में गुलाब उगाना स्टार्ट कर दिया और विक्रेता को बेचने का विचार किया, क्योंकि गुलाब हमेशा मांग में रहता है। राइट, धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। उन्होंने अपने बगीचे को देखभाल और फूल की पैकेजिंग के लिए कई मजदूरों को काम पर रख लिया। तो बगीचे के क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है, चौथी पंक्ति में बेटा, तीसरी पंक्ति में हमारे पास कितने हैं, 19 गुलाब है। यानी कि गुलाबों की संख्या क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है। पंक्ति दर पंक्ति क्या होता जा रहा है, गुलाबों की संख्या कम होती जा रही है। इसी प्रकार पौधों की संख्या घटती जा रही है। तो अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं, सबसे लास्ट वाली पंक्ति में कितने हैं बेटा, 5 पौधे हैं। तो हमारे पास एक सीरीज तो ये बन गई, हमारे पास एक सीरीज क्या बन गई, ये हमारे पास क्या रही, जैसे पौधे की वो है। तो मेरे पास 2 सीरीज बनी है। एक सीरीज तो क्या है, सबसे पहली वाली सीरीज की बात कर लेते हैं, मतलब उसके फूलों की, फूल की अगर मैं बात करूं, फूलों की बात करें बेटा, क्या आ रही है कि समांतर जो श्रेणी है वो सबसे पहले उसमें 23 थी, 23 के बाद कितनी हुई है, 21, 21 के बाद 19, और ऐसे चलता जा रहा है बेटा। और सबसे अंतिम वाले में 5 फूल है। ये वाली हमारे पास सीरीज है। दूसरी वाली सीरीज यहाँ पे आगे देखो, ये दिया हुआ है। उसके बगीचे की क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे थे, दूसरे में 21 है, फिर 19 है बेटा, ये हमें दे रखा है। घटती जा रही है तो अंतिम में आपके 5 पौधे, ठीक है, यही हमें दे रखा है। तो आपसे क्या बोला है, बगीचे में कुल कितनी पंक्तियां हैं, आपसे ये पूछिए। तो बगीचे में अगर कुल पंक्तियां निकालनी है हमें, मतलब पंक्तियों की संख्या निकालनी है बेटा, तो पंक्ति की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, हमें अंतिम पंक्ति दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान 23 है। अगर मैं डी की बात करूं तो यहाँ पे 21 में से 23 को घटाएंगे तो बेटा -2 आएगा। क्लियर और नोट। और अंतिम ए एन कितना है बेटा, ए एन है 5। हमें ये नहीं पता कि कितनी पंक्ति है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। ए एन बराबर क्या होता है बेटा, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये हमारे पास 5, ए का मान है बेटा 23 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान है हमारे पास -2। ये 23 उधर जाके घट जाएगा तो ये बचेगा -18, और ये -2 इधर जाके भाग देगा तो बेटा -2 से भाग दे देंगे, ये बचेगा आपका n-1। क्लियर और नोट एवरीवन। अगर मैं इसकी बात करूंगा, देखो यहाँ पे, तो ये 2 से हमने भाग दिया तो ये जाएगा 9 बार, और माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 9 बराबर n-1, और n का मान यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10। यानी कि कितनी क्यारियां हैं उसमें, 10 क्यारियां हैं बेटा। टोटल कितनी क्यारियां थी, 10 क्यारियां। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अब आपसे क्या पूछा है, बगीचे में कुल कितने गुलाब के पौधे थे, कुल कितने गुलाब के पूछे पौधे थे, मतलब कि पूरे का बेटा सम करना है, सबको जोड़ना है। तो अगर मैं सबको जोड़ूंगा, यहाँ पे एस हमारे पास 10 है, S10 अगर मैं निकालू, यहाँ पे दूसरे वाले में ये तो बोला है कुल 10 क्यारियां, 10 क्यारियों में क्या निकालने, फूलों की संख्या। तो S10 कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना था बेटा 23, और सबसे लास्ट में था उसका 5। क्लियर हो नोट। ये 2 से भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, और ये हो जाएगा बेटा 23 + 5 28। 28 को जब मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 140। तो कितने फूल थे टोटल, 140 फूल थे उन सारी क्यारियों को मिलाकर। इसमें किसी को कोई डाउट है, इज दिस क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, एक बार ये और देख लो। दूसरे वाला इसी का अथवा तो था,
यदि बगीचे में कुल 80 पौधे हैं तो कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा अगर 80 पौधे हैं, बगीचे में कुल 80 पौधे हैं, अगर 80 पौधे हैं तो उसके लिए क्या ज्ञात करनी है, हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा। तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ बेटा, अगर हमारे पास 80 पौधे हैं, सम कितना है बेटा, आपको एसएन दे रखा है, ये और है, राइट, कोई नंबर नहीं देंगे यहाँ से, अथवा है ये उसका, एसएन आपको दे रखा था बेटा 80, ठीक है। हमें यहाँ से निकालना है एन की वैल्यू, राइट। तो एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहां से आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, एस एन ये होता है एन बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। यहां से वैल्यू पुट करो, एस एन दे रखा है बेटा 80, एन का वैल्यू हमें निकालना है तो एन बाई 2, 2 गुणा ए का मान कितना था बेटा, पहली क्यारी में 23 थे, एन माइनस 1 तो ये तो हमें पता ही नहीं है एन का वैल्यू, और डी कितना था बेटा, हर बार -2 से घट रहा है। क्या चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको, ठीक है। यहां से वैल्यू निकालो, ये 2 इधर जाके गुणा होगा तो 160 बराबर ये आ जाएगा बेटा कितना, n इंटू 46, -2 का गुणा करेंगे n में तो माइनस का 2n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 160 बराबर, ये 2 में जब जुड़ेगा तो 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48n माइनस 2n²। ये पूरे में 2 कॉमन है तो 2 से मैं भाग दे दूंगा, तो ये 24 बचेगा, ये आपका आ जाएगा 80। तो हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी बेटा, द्विघात समीकरण बनेगी, वो बनेगी n², इस n² को इधर ले आऊंगा, प्लस में आ जाएगा -24n प्लस 80 बराबर 0। क्या चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको। और यहां से अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ध्यान से देखो, अब मैं यहां से क्या बना सकता हूं बेटा, इसका देखो, अगर यहाँ से इक्वेशंस को सोल्व करें, यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व करेंगे, n² 24 बनाना है 80 से, 80 से 24 कैसे बन सकता है, 16 पंच 80 होता है, 16 और 5 का 24 तो नहीं हो रहा है बेटा, 24 से 80 कैसे बन सकता है, प्लस का 80 चाहिए हमें, तो 80 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 80 को लिख सकते हैं बेटा हम 2 4 गुणा 2, और ये हमारे पास 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 और 8 18, ये भी नहीं बनेगा, 20 और 4 24 बन जाएगा, 20 चौक 80 होता है ना, तो 20 और 4 में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n² माइनस 20n माइनस 4n प्लस 80 बराबर 0। ठीक है बेटा, यहाँ से हम ले लेंगे 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा n कॉमन आएगा तो n माइनस 20 बचेगा, और ये माइनस का 4 कॉमन आएगा तो n माइनस 20 यहाँ से बचेगा, तो n माइनस 4 गुणा n माइनस 20 बराबर 0। 2 वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 होता है तो उनमें से कोई भी एक वैल्यू 0 होगी बेटा, या फिर दोनों वैल्यू 0 हो सकती है, तो यहाँ से एक तो n माइनस 4 को अगर मैं 0 रखूंगा और एक n माइनस 20 को 0 रखूंगा, तो n का मान यहाँ पे एक तो 4 आएगा और एक आएगा बेटा n का मान 20। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ n का मान 20 पॉसिबल नहीं है, n का मान 20 पॉसिबल इसलिए नहीं है, ध्यान से देखो, क्योंकि नेगेटिव में चले जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, जो हमारे पास 10th वाला पद था ना, 10th वाला पद, वो कितना था, 5 क्यारी थी उसमें बेटा, अब सिर्फ 5 फूल थे, तो 11वें पद में कितना होगा, 11वें पद में कितना होगा बेटा 3, 12वें में होगा 1, और 13वें में कितना हो जाएगा -1। क्या कभी फूल माइनस में हो सकते हैं क्या, नेगेटिव में, कभी भी नेगेटिव में तो नहीं हो सकते। तो अगर मैं 20वें पद का 20वें अगर मैं टर्म का फूल का निकालना चाहूँ ना बेटा, तो वो तो नेगेटिव में चले जाएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 4, यानी कि कितनी वहां पे कितनी क्यारियां हैं, आप बोल सकते हैं वहां पे जब उनका फूलों की संख्या 80 होगा बेटा, तो वो हमारे पास चौथा पद मिलेगा। कौन सा मिलेगा, चौथा। तो चौथे यहाँ पे लिख सकते हो, चौथी क्यारी में फूलों की संख्या क्यारी में नहीं तक फूलों की संख्या 80 होगी। यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट में, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। छठी पंक्ति में कितने पौधे हैं, छठी पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो हमसे क्या पूछा बेटा, A6 पूछा है,
तो हम यहाँ से थर्ड वाला निकाल सकते हैं। आपसे पूछा है A6 का वैल्यू बताओ, हमें A दे रखा था 23 और D था बेटा हमारे पास माइनस कर दो, तो यहाँ पे A6 कितना होगा, A + 5D हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 + 5 × -2, तो ये हो जाएगा 23 - 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 13। तो छठी वाली पंक्ति में कितने थे, 13 फूल लग रहे होंगे बेटा, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको देखो, आंसर देने का ट्राई करो। एक बगीचे में गुलाब पौधे समान अंतराल पर लगाए गए ताकि वे सर्पिल पैटर्न बनाए। सर्पिल मतलब कि बेटा ऐसा, ऐसे देखा है कभी रिंग को घूमते हुए, अभी आगे दिखा दूंगा मैं। सर्पिल लगातार अर्धवृत्त में बनी हुई है जिसके केंद्र बारी बारी से ए बी पर है और पहला केंद्र ए पर है। अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है क्रम से 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, यानी कि हर बार 50-50 से बढ़ रही है, जैसा कि नीचे दिए गए आकृति में दिखाया गया है। सर्पिल 1 में 10 फूल है, सर्पिल 2 में 20 है, सर्पिल 3 में 30 है, और इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये दिख रहा है आपको बेटा, ये सर्पिल की तरीके से ऐसे फूल रखे हुए ये चल रहे हैं। ये रिसेंट पेपर में आया अभी 2025 में, ऐसे ये घूमता हुआ जा रहे हैं। दिस इज क्लियर, सर्पिल आकार का। अब इनकी जो त्रिज्याओं का हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखे हैं बेटा, हमारे यहाँ पे दो हमारे पास क्या है, एक तो त्रिज्याओं का एपी बन रहा है और एक बन रहा है बेटा फूलों का। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे अगर मैं त्रिज्याओं की बात करूं तो त्रिज्या तो किससे बढ़ रही है, 50-50 से बढ़ रही है। पहले 50 थी, फिर 100 थी, फिर 150 थी। तो त्रिज्याओं का हमारे पास मैं यहाँ पे दो सीरीज हमारे पास बन रही है। तो एक तो त्रिज्या वाली, त्रिज्या पहले 50 थी, फिर 100 हुई, फिर उसके बाद 150 हुई, और ऐसे कंटिन्यू चल रही है। और फूलों के लिए बेटा, फूलों के लिए जो सीरीज चल रही है, फूलों के लिए सीरीज में क्या था, यहाँ पे देखो, पहले क्यारी में 10 थे, फिर 20 थे, फिर 30 थे, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले क्यारी में बेटा 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, और ऐसे कल चलते हुए जा रहे हैं। क्लियर? तो हमारे पास ये दो एपीज बन गए। आपसे बोला है 13वें सर्पिल की त्रिज्या क्या होगी पहले में, यानी कि आपको पहली वाली त्रिज्या के बारे में पूछा है। तो त्रिज्या के बारे में यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है बेटा, त्रिज्या वाले में ए का वैल्यू है कितना, 50। तो पहला पद था उसका 50, हर बार वो बढ़ कितने से रही है, बढ़ रही है 50 से, तो यहाँ पे डी का मान भी कितना है बेटा, 50। ठीक है, आपसे 13वां सर्पिल की त्रिज्या पूछी है तो ए 13 पूछा है बेटा, उसका 13वां पद पूछा है तो वो हो जाएगा a + n-1, 13 - 1 होता है बेटा 12, तो 12 डी हो जाएगा। तो ए का मान है 50, और ये हो जाएगा 50 × 12, 12 × 5 = 60, 600 यहाँ से होगा, 50 यहाँ पे होगा बेटा, 650 हो जाएगा, 50 + 600, तो ये हो जाएगा 650 सेंटीमीटर। क्लियर है नोट? तो हर बार वो सेंटीमीटर में बढ़ रही है 50-50, तो 13वें जो सर्किल बनेगा उसकी जो त्रिज्या बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा, 650 सेंटीमीटर बनेगी। इसमें किसी को कोई डाउट? आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यदि nवें सर्किल की त्रिज्या 500 सेंटीमीटर है तो n का मान बताओ। nवें सर्किल की त्रिज्या बेटा 500 सेंटीमीटर है, यानी कि an आपको दे रखा है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आपको an दे रखा है कितना है, 500। आपसे n की वैल्यू पूछिए, आपको a पता है 50 है और d पता है वो भी 50 है, तो यहाँ पे लगा दो बेटा। an का फॉर्मूला क्या है, an = a + n-1 × d। an दे रखा है 500 बराबर, यहां से रखो बेटा 50 प्लस n-1 कितना होगा बेटा, n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, d का मान है 50। ये 50 उधर जाके घटेगा तो 450 होगा, और ये 50 का भाग देंगे बेटा 450 में, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा n-1। वैल्यू निकालेंगे, ये 450 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, और ये एक इधर आके जुड़ जाएगा, तो बेटा n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा 10। यानी कि 10वीं 11वीं के अंदर क्या है बेटा, 10वें सर्किल जो हमारे पास है उसके अंदर उसकी कितना होगा बेटा, 500 त्रिज्या होगी। उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 500 होगी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है ये वाली चीज? अगर ये चीज क्लियर है तो फिर आ जाओ नेक्स्ट पे।
आगे वाले की बात कर लेते हैं बेटा, थर्ड वाले में। 11वें सर्पिल तक कुल कितने पौधे हैं? बेटा हमसे पौधे वाली पूछा, यानी कि फूल बोल सकते हैं या फिर पौधे की बोल सकते हैं, यहाँ पे पौधे भी लगा सकते हैं। पौधे या फूल किस सीरीज में बढ़ रहे हैं बेटा? 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इसका ए का मान कितना है? यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 11वें सर्पिल में कुल पौधे पूछे और किस सर्पिल तक कुल 450 पौधे, यानी कि दोनों में सम का फॉर्मूला लग रहा है। क्लियर हो ना? तो यहाँ पे तीसरे का पहला जो आंसर है बेटा, इसमें अगर मैं बोलूँ सीरीज क्या है बेटा, यहाँ पे आपका 10, 20, 30 से चल रहा है। ए का मान है 10 और डी का मान भी कितना है? 10 है, क्योंकि वो 10 से हर बार बढ़ रहा है। ठीक है, 10, 20, 30 ऐसे चल रहा है। आपसे पूछा है 13वें सर्पिल तक, यही बोला है बेटा, 13वें सर्पिल तक ही बोला है। पहले में देखो ना क्या दिया है, 11वें सर्पिल तक। अच्छा, 11वें सर्पिल तक कुल कितने हुआ है? तो ऐसे 11 पूछा है बेटा, यहाँ से ऐसे 11 अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, या फिर ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। निकालो बेटा, 11 का अगर मैं मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 10/2, 10/2 क्यों? 11/2, ये हो जाएगा बेटा 2a। 2a कितना होता है? 2 गुणा 10 प्लस ये हो जाएगा 10d। डी का मान हमारे पास है ही 10, तो 10d को 10 गुणा 10 लिख दो। n-1 यानी कि 11 - 1 करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 को 10 से गुणा कर दो। यहाँ से 11/2 ये होगा बेटा 20 और ये होगा 100, तो ये आ जाएगा 120 और 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 60 बार, तो ये आ जाएगा बेटा 660। यानी कि 11वें सर्पिल तक आपकी जो पौधों की संख्या है, कुल कितने पौधे हो जाएंगे बेटा? 660 पौधे हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? अब आपसे पूछा था कि 450 फूल कब तक हो जाएंगे या पौधे कब तक हो जाएंगे, सेकेंड वाले में, थर्ड के में। तो यहाँ पे आपको एसएन दे रखा था ऑलरेडी, कितना है? 450 है। ये चीज दे रखी है आपको। ए के बारे में पता था पहले ही 10, और डी भी पता है बेटा कितना है? 10। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकाल दो बेटा। तो ये हो जाएगा आपके पास एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस 1 ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से वैल्यू निकालो बेटा। एसएन का अगर मैं मान निकालूंगा, ये 450 दे रखा है, एन की वैल्यू को n/2 ही रखो, ट्वाइस ऑफ ए 2 गुणा 10 प्लस n-1 का n-1 और डी था बेटा हमारा 10। यहाँ से देखो ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4500 बेटा। ये 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20n बेटा। मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, n का इधर 2 गुणा 10 में n का मल्टीप्लाई किया तो 20n। अब ये 10 का n में मल्टीप्लाई करेंगे और n में करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा प्लस 10n²। ठीक है, अब ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 10 का n से गुणा होगा तो माइनस का 10n आएगा। अब इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर लो, 400 तो वो हो जाएगा बेटा 4500 बराबर ये 10n² माइनस ये -10 है, ये प्लस का 20 है बेटा, तो प्लस का 10n बच जाएगा। और ये पूरा का पूरा 10 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी n² प्लस n प्लस -450 इज इक्वल टू 0 बनेगा बेटा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 45 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 45 9 गुणा 5 है और ये हमारे पास 10 है बेटा। 10 को मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ। मुझे चाहिए n1। इज दिस क्लियर हो? तो ये कैसे आ सकता है? एक कैसे आ सकता है? 450 से एक अगर लाना है प्लस का 1, तो ये बनेगा हमारे पास 9 5 45, 45 और 10 का तो नहीं बन रहा है, 25 और 18 का भी नहीं बन रहा है, तो इसको मैं 3 और 3 में और डिवाइड कर लेता हूँ। एक बार रुक जाओ, तो 3 5 15 और ये 5 दूनी 10 या 30, 15 और 30 का भी नहीं बन रहा है। राइट, हम यहाँ से क्या ले सकते हैं बेटा? एक सेकेंड रुको, माइनस, हम यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने 10 से गुणा कर लिया बेटा, ये 2 से गुणा करना था, ये 4500 कहाँ से आ जाएगा? इसमें हमने गड़बड़ की। इस चीज को ध्यान से देखो एक बार। ये जो इक्वेशन बनेगा, तभी मैं सोच रहा इसका आंसर कैसे नहीं आ रहा है।
यहाँ पे ये 450 है बेटा, 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 900 होगा, और ये यहाँ से 900 होगा। जब 10 से भाग देंगे तो ये 90 बचेगा बेटा, तो ये आएगा माइनस का 90। अब यहाँ पे देखो 90 तो 10 गुना 9 होता है 90, तो ये हो जाएगा बेटा n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 9n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो का पेयर बन जाएगा, तो n कॉमन आएगा तो n प्लस 10, तो यहाँ से बेटा 9 कॉमन आ जाएगा तो n प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से वैल्यू निकालो, देखो n प्लस 10 हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ से n माइनस 9 बराबर 0। तो n का वैल्यू एक तो आ जाएगा बेटा 9 और एक आ जाएगा माइनस का 10। माइनस 10 तो हो ही नहीं सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव में नहीं होगा ना बेटा। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आएगा वो हमारे पास कितना है, 9। यानी कि हम बोल सकते हैं जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 9 संख्या है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया यहाँ पे? सो द n इज इक्वल टू 9। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है। क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको समझ में आया बेटा यहाँ पे? अगर ये क्लियर है तो फिर हम आते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे, हमारे लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन है। इन सबको क्वेश्चंस को पढ़ो, एक बार आंसर देने का ट्राई करो, सब लोग एक बार पढ़ो। किसी एपी का 11वें पद और 18वें पद का अनुपात दे रखा है आपको, और एपी के 5वें पद और 21वें पद का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। साथ ही पहले 5 पदों का योग और पहले 21 पदों के योग का अनुपात भी पूछा। सिंपल है, पहले यहाँ पे रिलेशन हम निकालेंगे बेटा। आपको बोला है कि 11वां पद A11 और उसका अनुपात A18 के साथ कितना दे रखा है, तो ये दे रखा था 2:3। पहले आप A11 निकालो। A11 क्या होता है, A प्लस 10D होता है बेटा, और ये होता है हमारे पास A प्लस 17D, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 2:3। तो मैं इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 10D बटा A प्लस 17D। ये हमारे पास 2/3 है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 3 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3A प्लस 30D, और 2 का इधर गुणा करेंगे बेटा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2A प्लस 34D। ये 2A इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3A में से, तो ये बचेगा बेटा A, और ये 30D उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 34 में से, तो 34 माइनस 30 होता है 4D। तो यहाँ पे हमारे पास A और D के अंदर रिलेशन आ गया बेटा। A का मान कितना है, 4D के बराबर है। इज दिस क्लियर और नॉट? अब हमसे पूछा क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है 5वें पद और 21वें पद का अनुपात। तो हमसे पूछा है A5 रेशियो A21, यही पूछा है। तो A5 कितना है बेटा, A5 होता है A प्लस 4D, इसका रेशियो लेना है बेटा A प्लस 21 है तो बेटा 20D हो जाएगा। यहां से हम लिखेंगे A का मान कितना है, 4D के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4D प्लस 4D, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 4D प्लस 20, तो ये हो जाएगा 8D। इसका रेशियो लेंगे किसके साथ में, 24D के साथ। बेटा हमें पता है कि कॉमन फैक्टर्स कटते हैं, तो D से D कट गया, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम, तो ये आ गया 1:3। तो हमारे पास जो A5 से A21 का जो रेशियो है बेटा, वो आ गया है हमारे पास 1:3। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है बेटा, इसी के अंदर हमसे पूछा है पहले 5 पदों का योग और पहले 21 पदों का योग का भी अनुपात याद करना है। तो हमसे 5 और 21 का ही पूछा है बेटा, तो यहां से हमें S5 का रेशियो लेना है बेटा S21। कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई होप सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, देखो करो। S5 क्या है, तो ये हो जाएगा बेटा 5/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 5 है तो बेटा 5 माइनस 1 गुना D, और इसका रेशियो लेना है किससे, 21/2 2 गुना A प्लस ये हो जाएगा बेटा 20D। इनको सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये 5/2 से 2 से तो 2 कट ही गया ना, तो यहाँ पे 5 ही रखो। 2A का मतलब कितना हो जाएगा, 1A का मतलब 4A है बेटा। आपको बताया कि A इज इक्वल टू 4D है, तो यहाँ पे 4A रखेंगे तो 8D हो जाएगा बेटा, और ये 4D यहाँ से आ जाएगा। इसका अनुपात लेना है 21 गुना A गुना ये 2 है बेटा, तो ये भी 8D होगा, और ये 20D। इसको एडिशन कर लो सबको,
तो 5 गुना ये हो जाएगा 8 4 12 डी। इसका अनुपात लेना है 21 गुना ये 28 डी। ठीक है, ये डी से डी कटेगा सबसे पहले। तो यहाँ से 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 12, ये 4 7 चौक 28, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3 7 3 21। तो यहाँ से जो अनुपात आएगा वो आएगा 5 अनुपात और 7 7 49। इसमें किसी को कोई डाउट है मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं बेटा? सिर्फ हमें पहले रिलेशन पता कर लिया और रिलेशन के साथ साथ में हमने क्या कर लिया बेटा, वैल्यूज को पता कर लिया। ठीक है, इसको एक बार देखो, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ। क्लियर और नॉट एवरीवन? फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर है सबको ये? चलो मैं नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, अगला वाले देखते हैं। आगे अगर मैं देखूं, 200 लकड़ियों को निम्नलिखित तरीके से रखा गया। नीचे की पंक्तियों में 20 लकड़ियां हैं, फिर अगली में 19 है, उसके बाद पंक्ति में 18 है। इसी प्रकार घटती हुई जा रही है बेटा। कुल 200 लकड़ियां कितनी पंक्ति में रखी जाए गई? सबसे ऊपर की पंक्ति में कितनी लकड़ी है? कुल 200 लकड़ियां कितने पंक्ति में रखी जाएगी ये बेटा? और आपसे पूछा है सबसे ऊपर की जो पंक्ति है कितनी लकड़ियां रखी गई है उसमें। सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि कितनी पंक्तियों में आई है, फिर आपको an की वैल्यू भी निकालनी है बेटा और sn भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है बेटा कि 200 लकड़ियां कितनों में रखा जाएगा, यानी कि sn का वैल्यू दे रखा है कि टोटल 200 लकड़ियां होनी चाहिए। यहाँ पे a का मान कितना है, पहली रो के अंदर 20 लकड़ियां है और फिर दूसरे में 19 है, तो यहाँ पे d का मान कितना हो गया बेटा, -1 हो गया। इज दिस क्लियर और नॉट? अब मुझे यहाँ से Sn पूछा है, Sn कैसे निकालते हैं? Sn इज इक्वल टू वही होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू 2। वैल्यूज रखो बेटा, Sn दे रखे है हमें 200, n/2 तो है ये n/2, ये 2a कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 40 और n-1 का n-1 और ये माइनस का 1। यहाँ से अगर मैं करूंगा गुणा, देखो 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 400, n का मैं अंदर गुणा कर लेता हूँ। तो n का जब मैं पहले उसको अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो, 40 माइनस, ये माइनस का n में गुणा करेंगे तो -n और माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 41। तो ये हो जाएगा 400 बराबर ये 40 और 1 होगा 41, तो 41n माइनस n का n में करेंगे तो n स्क्वायर। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, n स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस का, माइनस का 41n आएगा और यहाँ से प्लस का 400 था बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो बेटा। अगर मैं यहाँ से बोलूं तो 40, इसका जो फैक्टर बनेगा बेटा, फैक्टर क्या क्या बन रहा है, इसमें देखो ना 400 को मैं करता हूँ तो बेटा 40 और 10 है, 40 में 8 5 है और इसमें 2 5 है, तो 8 दूनी 16 और 5 पंजे 25, 16 और 25 41 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। 2 का पेयर बनाओ, n कॉमन आएगा तो n-16 और यहाँ से 25 कॉमन आएगा तो बेटा n-16 ही बचेगा। यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी तो n-25 एक तो हो गया बेटा और एक हो जाएगा n-16 बराबर 0। तो एक तो n की वैल्यू यहाँ से 25 होगी बेटा, एक होगी 16, बट हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे बेटा यहाँ पे? ऐसे दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे देख लो, ये चीज क्लियर हुई बेटा, n की वैल्यू यहाँ पे दोनों हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, हमसे क्या बोला है, और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितनी लकड़ियां होंगी। पहले तो आप यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे 16 और 25 दो है, ठीक है, इनमें से सही आंसर कौन सा है, हमें यही चीज देखनी है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप कैसे चेक कर सकते हो, आप देखो कि उनमें कितनी पंक्तियां होंगी। A25 का मान कितना होगा और आपका A16 का मान कितना होगा,
ये चीज तो हमें निकालनी है। तो अगर मैं A25 की बात करूं, ये कितना है, हर बार बेटा A+24D होगा। ए का मान कितना है, ए का मान था हमारे पास 20। कितनी थी बेटा पहले वाले में, 20 लकड़ियां थी। हाँ, पहले वाले में 20 लकड़ियां थी बेटा। तो 20 + 24 गुणा -1, तो ये हो जाएगा 20 - 24, जो कि आपका आएगा -4। क्या कभी लकड़ियां माइनस में रख सकते हो? नहीं रख सकते, नेगेटिव में तो कभी जाएगा ही नहीं। तो यहां से हमारी जो वैल्यू होगी ये 25 नहीं हो सकती है, n 25 नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ 16 पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे आखिरी वाली जो पंक्ति है, ये जो सबसे लास्ट है बेटा, ये 16वीं पंक्ति में कितने रखेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा A+15D। ए का मान है बेटा 20 और माइनस करेंगे 15, क्योंकि डी का मान तो -1 था, तो यहाँ पे 5 हमारे पास लकड़ियां होंगी। तो आखिरी पंक्ति में ये लिख सकते हैं, आखिरी पंक्ति में 5 लकड़ियां होंगी। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको समझ में आया बेटा यहाँ तक? सबको यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। यदि दो समांतर श्रेणी एपी के पहले n पदों का योग का अनुपात, दो समांतर श्रेणी है, एपी के पहले n पदों का योग का अनुपात है बेटा ये, तो उसके mth पदों का अनुपात कितना होगा? हमसे mth पदों के बारे में पूछा है। तो आप यहाँ से निकालो, एक बार इसको करो, देखो इसको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से देखते बताऊंगा। क्लियर हुआ? देखा बेटा, अच्छे से पढ़ा, ट्राई कर रहे हो? चलो देखो यहाँ पे n पदों के योग और n पदों का, हमें m पदों का अनुपात पूछा है। तो दो समांतर श्रेणी दे रखी है बेटा, दो समांतर श्रेणी के Sn का मान तो पता ही है ना हमें, क्या होता है Sn, क्या होता है बेटा? अगर पहले में n1 पद है तो n1 बटे कितना होगा, n1/2 इंटू a1 + n1 - 1 इंटू d1 होगा बेटा। उसका सारवंतर वगैरह सब चीजें अलग होगी, डिफरेंट होगी बेटा। हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं, दिस इज क्लियर? तो अच्छा, n पद, दोनों के अंदर नंबर पदों की संख्या बराबर है, ठीक है, तो n1 n2 लेने की जरूरत नहीं है, n1 ही है बेटा उसमें, बस a1 और a2 लेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है हमारे पास पदों की संख्या और आपके पदों की संख्या बराबर है। बट यहाँ पे दो समांतर श्रेणी है, तो बेटा हमारे पास क्या बोल सकते हैं, उनका पहला पद और सारवंतर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। और दूसरे वाले के अंदर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा n/2 a2 + n - 1 इंटू d। इनका अनुपात अगर मैं बोलूं तो यहाँ से दोनों का अनुपात ले लेंगे, और ये अनुपात कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा था आपको बेटा 4 7n + 1 बटा 4n + 27। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, देखो n/2 से n/2 कट गया, यहाँ से आपका आ जाएगा a1 + n - 1 इंटू d1 बटा a2 + n - 1 इंटू d2, जिसकी वैल्यू कितनी है 7n + 1, और ये है बेटा हमारे पास 4n + 27।
क्या ये चीज क्लियर हुई कि सबसे पहली वाली समीकरण के बारे में सबको समझ में आया बेटा? हाँ या ना, मेरे को इतना बता दो बस। अच्छा यहाँ पे A1 नहीं है, ट्वाइस ऑफ A1 होता है ना बेटा, 2A, तो यहाँ पे 2A कर लो। ठीक है, क्या इतनी चीज समझ में आई? तो ये हमारे पास पहली वाली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास m पदों का यहाँ पे अनुपात निकालना है। तो m पदों का अगर मेरे को निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? n की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी बेटा m के बराबर। इज दिस क्लियर और नॉट? देखो अगर मेरे को m पद चाहिए, m पद, तो m पदों का अनुपात क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा 2m, यहाँ पे एक बार n की जगह देखो मेरे को क्या चाहिए, a1 प्लस m माइनस वन, m1 या फिर m पद है बेटा, तो m माइनस वन इंटू d1 चाहिए बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो मुझे n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी पड़ेगी? अगर वो सीक्वेंस बनाना है मेरे को, तो वो सीक्वेंस बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? m की वैल्यू यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू को मेरे को रखना पड़ेगा 2m माइनस वन, जिससे कि वो सीक्वेंस चेंज होगा। देखो करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे n की जगह 2m माइनस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2m माइनस वन इंटू D1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ A2 प्लस 2m माइनस वन इंटू D2 और यहाँ पे हम रखेंगे बेटा 7 इंटू ट्वाइस ऑफ m माइनस वन प्लस वन और डिवाइड बाई 4 इंटू ट्वाइस ऑफ m माइनस वन प्लस 27। इसको लिख लो बेटा प्लस 27। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि बेटा ये वाला जो टर्म है ना हमारे पास, ये अब देखो चेंज हो जाएगा। देखो दो सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो ये ट्वाइस ऑफ A1 है प्लस ये हमारे पास है ट्वाइस ऑफ m माइनस टू इंटू D1 और ये हमारे पास है नीचे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A2 प्लस 2m माइनस टू इंटू D2, जिसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 7 टू 14m माइनस क्या होगा 7 माइनस 7 प्लस 1 और डिवाइड में कितना होगा बेटा 8m माइनस 4 प्लस 27। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। देखो इसमें से पूरे में से दो कॉमन आ रहे हैं तो मैं दो कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे बचेगा A1 प्लस m माइनस वन इंटू डी और डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा ट्वाइस, वापस से कॉमन है, दो कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास A2 प्लस m माइनस वन इंटू D2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14m और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 6 डिवाइडेड बाई यहाँ से होगा आपका 8m माइनस 3। ये दो से दो डिवाइड हो जाएगा वापस से और ये क्या है A1 प्लस m माइनस वन इंटू D1 क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला नहीं है mth टर्म का। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं पहले वाले सीरीज की जो mth पद है और दूसरे वाले सीरीज का बेटा mth पद है, तो उनका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 14m माइनस 6 बटे 8m माइनस 3, ये बनेगा बेटा। तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि mth पदों का योग, पदों का अनुपात वो क्या होगा बेटा 14m माइनस 6 अनुपात 8m माइनस 3। क्या चीज क्लियर होगी? आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, बाकी काम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट वाले हमारा क्वेश्चन में, राइट। चले नेक्स्ट पे, ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको देख लो फटाफट। ऐसी एपी का पहला पद 51 पदों के योग ज्ञात कीजिए और जिसकी दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। हमारे पास ऐसा एपी का पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसकी दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। आपने को बताओ दूसरा पद दे रखा है ए सेकेंड, ये आपका a प्लस डी होता है बेटा, जिसका वैल्यू दे रखा है 14 और a थर्ड दे रखा है आपको a प्लस टू डी जो है बेटा 18। ये यहां से यहां तक जब गया है सेकंड से थर्ड वाले पद तक जाता है तो बेटा डी तो इंक्रीज होता है, सार्वंतरी तो बढ़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सार्वंतर कितना है, डी का मान कितना है बेटा 14 से ये 18 बना तो यहाँ पे 4 बढ़ा होगा। इस क्लियर होगा। और अगर मैं पहले पद का यहाँ पे निकालूं, ए का मान निकालेंगे तो बेटा ये दूसरा पद 14 था, इसमें से हम 4 घटाएंगे 14 माइनस 4 करेंगे, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि A2 में से आप B को जब घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट टर्म आता है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आया, पहला पद आया वो कितना आ गया 10 आ गया। अब जो मर्जी पूछे
हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। हमसे 51 पदों का योग पूछा है, तो S 51 कितना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 51/2, 2 गुणा 10 प्लस 51 माइनस 1 गुणा बेटा डी का मान था 4। बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, हमें ऑलरेडी पता है वो चीज। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 51/2, ये होगा 20 प्लस 50 गुणा 4। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 51/2, ये 20 होगा और ये 200, तो 220, 2 से भाग दे देंगे बेटा 110। तो यहाँ से 51 एकम 51, 51 में 5 जोड़ेंगे तो 56। तो ये आ गया हमारे पास 5610। तो 51 पदों का योग कितना हो जाएगा बेटा, उसमें 5610 होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो बेटा नेक्स्ट पे आगे की चीजें डिस्कस करें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लो एक बार। एपी 27, 24, 21 के कितने पद लेने पर उनका योग 105 होगा तथा एपी का कौन सा पद शून्य होगा? बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप खुद से करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए बहुत सारे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से एक बार देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी है। 100 पद अगर एसएन दे रखा है आपको एन का मान निकालने, और दूसरे में एपी का शून्य पद कब होगा बेटा, तो वहां पे भी बेटा एन का वैल्यू 0 रख सकते हैं। ये हम क्वेश्चन करते हैं हमारा लास्ट वाला। यदि किसी एपी के पहले एम पदों का योग उसके पहले एन पदों के योग के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि उनके पहले m प्लस n पदों का योग शून्य है। अगर किसी भी यहाँ पे और m और n दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो m प्लस n पदों का योग क्या होगा, शून्य होगा। हमें ये चीज सिद्ध करनी है बेटा। इसको सोचो एक बार। इस वाले को अगर मैं करना चाहूंगा कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हम जैसा बोला है वैसा वैसा करते रहेंगे। हमसे क्या बोला है, m पदों का योग, तो sm जो है बेटा वो sn के बराबर है। सीरीज एक ही है, एक ही एपी है बेटा, तो उसमें ए का मान क्या रहेगा, उसका जो पहला पद है वो हम ए ही मान लेते हैं, और उसका सारवंतर क्या होगा, सारवंतर भी बराबर होगा, वो हमने डी मान लिया। तो यहां से जो एस एम होगा बेटा वो कितना होगा, m/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस m-1 इंटू डी। और ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है बेटा, ये देखो, इक्वल n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। तो m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है। तो यहां से अगर बराबर है तो मैं इससे इक्वेशन बनाता हूँ, ये 2 से 2 कट जाएगा, राइट। हम यहां से देख लेते हैं एक बार, देखो बेटा, ये हमारे पास ये ऐसे ही तो बनेगा सीक्वेंस, m गुणा ट्वाइस ऑफ ए प्लस m-1 इंटू डी, और ये बनेगा n इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू m, n-1 इंटू डी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब ये चीज क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो मैं इसको m को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2am प्लस md माइनस डी, और यहां से आ जाएगा बेटा कितना, ये m का मल्टीप्लाई और होगा ना इधर, तो ये m² बनेगा बेटा, और ये बनेगा md। यहाँ से आप देखो नेक्स्ट में ये ट्वाइस ऑफ ए एन बनेगा, और ये 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n² डी बनेगा बेटा, और ये d का माइनस डी होगा, ये n से मल्टीप्लाई होकर माइनस का n डी बनेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहां से आप वैल्यूज निकालना स्टार्ट करो बेटा। यहां से अगर मैं देखूं, ध्यान से देखो, ये ए एन है, ये m जो इन दोनों में m कॉमन है, इसमें दिख रहा है ट्वाइस ऑफ, इसके अंदर बेटा m कॉमन दिख रहा है आप सबको। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको और इसको ले लेते हैं, तो m इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा हमारे पास 2a माइनस डी। क्लियर और नॉट? या फिर ए एन वाले को हम साथ साथ ले लें। देखो एक सेकेंड रुको, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम पॉइंट्स वाले को एक जगह लेते हैं। यहाँ पे पहले तो एक इन सबको एक साइड में लेके आ जाओ, ट्वाइस ऑफ ए एम है, और ये बेटा माइनस ट्वाइस ऑफ ए एन है, ठीक है, प्लस इसमें d² वालों को एक साइड लेके आ जाओ बेटा। यहाँ पे देखो d कॉमन है, इन दोनों में से d कॉमन है, तो d कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, d इंटू m² माइनस m बचेगा बेटा। और यहाँ से अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा
तो यहाँ से आपका डी कॉमन आ जाएगा माइनस का, और ये बचेगा आपका एन स्क्वायर माइनस एन। कैसे होगा बेटा, यहाँ से आपका देखो ना डी कॉमन है तो एन स्क्वायर माइनस एन होगा, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास बराबर 0 बचेगा। क्या इस चीज के लिए? अब इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ए कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा एम माइनस एन प्लस डी, यहाँ पे देखो बेटा डी इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इन दोनों में से डी कॉमन आ रहे वापस से। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बेटा ये हमारे पास 2a है, m माइनस एन है, तो d इंटू एम स्क्वायर माइनस एम माइनस डी इंटू एन स्क्वायर एन बन गया। अगर मैं यहाँ से लूँ इसको, एक सेकेंड रुको, हम देखो इसमें से अगर दोनों में से d कॉमन भी ले लेना बेटा, तो हमारे पास ना ये इस तरीके का बन जाएगा d, और ये एम स्क्वायर और एन स्क्वायर है, तो इसको मैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और बेटा यहाँ पे d है तो ये m और n है, तो यहाँ से m माइनस एन भी आ जाएगा, प्लस प्लस ले सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर माइनस का d आ जाएगा, और ये बनेगा m माइनस एन। ये किस तरीके से बना है ध्यान से देखो, ये डी एन को इधर लिया, या फिर मैं इसको ना स्टेप्स को यहाँ पे ऐसे ही लिख लो, ये जो एन डी है ना उसको एन डी एम के साथ लेके जाओ, एन स्क्वायर डी को यहाँ पे एम स्क्वायर डी के पास ले जाओ, तो यहाँ से डी कॉमन आएगा तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा, ये एन डी उधर जाके प्लस होगा तो माइनस का डी कॉमन आएगा तो एम माइनस एन बचे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और बराबर होगा 0, और सब में से यहाँ पे m माइनस एन कॉमन है बेटा, यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, m माइनस एम प्लस एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए m माइनस एन प्लस डी इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और बेटा ये है माइनस का d इंटू एम माइनस एन, और बराबर कितना है 0। यहाँ से वैल्यूज निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ पे ये हमारे पास कितना है, ट्वाइस ऑफ ए कॉमन, यहाँ पे बच गया बेटा, यहाँ पे m माइनस एन हमने कॉमन ले लिया बेटा, m माइनस एन, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस ये बचेगा d इंटू एम प्लस एन, और यहाँ से बचेगा बेटा माइनस का d, और बराबर हो जाएगा बेटा 0। इज दिस क्लियर और नॉट? सबको यहाँ तक चीज समझ में आई? अब यहाँ पे देखो ये 2a में से भी बेटा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे देखो ये m माइनस एन है, ये हमारे पास कितना है, ट्वाइस ऑफ ए है, और इन दोनों में से d कॉमन है, तो d कॉमन है तो ये लिख सकता हूँ m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? और एस m प्लस एन क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं बेटा, देखो यहां से अगर मैं बोलूंगा या तो m माइनस एन का वैल्यू कितना है, 0 है, जो कि पॉसिबल है नहीं बेटा, क्योंकि दोनों m और n दोनों बराबर नहीं है, ऐसा बोला है, क्योंकि m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं है? क्योंकि m और इज नॉट इक्वल टू n बेटा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ से बोलेंगे सो या अतः ट्वाइस ऑफ a प्लस m प्लस एन माइनस 1 की जो वैल्यू है इंटू डी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर ये चीज 0 है तो यहां से हम बोल सकते हैं जो एस m प्लस एन होगा बेटा, ये क्या होता है, ये हो जाएगा m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा बेटा। और ये चीज अगर हमारे यहाँ पे 0 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगर मैं 0 करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और यही तो हमें चीज प्रूव करनी थी कि हमारे पास m प्लस एन टर्म्स का जो सम है बेटा वो कितना आता है, हमेशा 0 आता है, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको ये चीज समझ में आई होगी यहाँ तक, आई होप। तो यहाँ पे ये हमारा एंड होता है बेटा इस वाले लेक्चर का भी और इस वाले चैप्टर का भी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।